नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज मैं आप सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आप सभी लोगों के जीवन में यह पर्व नव उत्साह लेकर के आए और जीवन सदैव खुशियों से भरा हुआ हो। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुन करके आपको स्वयं लगेगा कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, चाहे वो कैसा भी प्रतापी हो। बात ही उस समय की है जब उदल की ससुराल यानी नरवरगढ़ में मकरंद सिंह के पुत्र होता है। नरवरगढ़ के बारे में जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं। नरवरगढ़ के राजा थे नरपत सिंह, उनके पुत्र थे मकरंद और फुलवा राजकुमारी उनकी बेटी थी जो उदल को ब्याही गई थी। और जब मकरंद के पुत्र होता है तो वह उन्हें आमंत्रित करते हैं। देश देशांतर के राजा आते हैं और उसी पत्र को पढ़कर फुलवा कहती है उदल से कि मैं भी जाना चाहती हूँ स्वामी। तब उदल कहता है प्यारी तुम वहां ना जाओ, क्योंकि वहां पर देश देश के राजा आएंगे और किसी से भी हमारा मित्रता का भाव नहीं है, इसलिए तुम यहीं पर रहो और सुखपूर्वक इन महलों में ही निवास करो, यहीं से खुशियां मना लो। तब फुलवा उदास हो जाती है और वो कहती है कि अगर मुझे आप नहीं जाने देंगे तो मैं अपने पेट में कटारी मार लूंगी, अपनी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगी। और जब उदल मन में ये जान लेता है कि ये हट कर बैठी है तो वो जाकर के सारी सामग्री तैयार करवाता है बधाई की और हीरा ढीमर को बुलाता है कि जाओ इनको अपने साथ में ले जाओ और बहुत होशियार रहना। नरवरगढ़ में लेकर के जाना है और तुरंत विदा करा करके भी लाना है। 4 दिन का समय है। साथ में वो बुलाता है इंदल को, कहता है बेटा तुम जानते हो कि देश कोश में हमारा कोई हितैषी नहीं है, सभी हमसे शत्रुता मानते हैं, इसलिए तुम्हें चाची के साथ में जाना है और बहुत सतर्क होकर के जाना है। सारी सामग्री मैंने तैयार करवा दी है, बस अब तुम्हें चाची के साथ में जाना है और सावधानी पूर्वक इन्हें वहां तक लेकर के, और नरवरगढ़ में तुम्हारा अत्यधिक स्वागत सम्मान होगा। लेकिन कोई भी कहता रहे कि 4 दिन के आगे रुक जाओ तो तुम्हें रुकना नहीं है, अपने साथ ही साथ में चाची की विदा करा करके आना है। तब इंदल कहता है आप चिंता न करें चाचा, मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा सुरक्षित लेकर के जाऊंगा और लेकर के आऊंगा। जब वहां पहुंचते हैं नरवरगढ़ तब राजकीय उत्सव था। नगर में बधाइयां बज रही थीं, चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल था। देश देशांतर के राजा एकत्रित हुए थे। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं साहब जी, जितना भी नरपत सिंह का मित्र राजा था सब थे, चाहे वो माड़ों के राजा के रिश्तेदार हों, चाहे पृथ्वीराज के रिश्तेदार हों या आधा उदल के, सारे एकत्रित थे
और उन्हीं में माहल भी थे साथ में। तो जब वहाँ पर उत्सव समाप्त होता है तो कोई 8 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 7 दिन में, धीरे धीरे मेहमान विदा होने लगते हैं। तब 10वें दिन इंदल कहता है कि नानी अब आप चाची की तैयारी करा दीजिए। चाचा ने कहा था कि अपने साथ में लेकर के आना। तब नानी उनकी कहती है इंदल की कि बेटा यहाँ क्या खातिरी में कम रह गई, यहाँ पर तुम्हारा किसने सम्मान नहीं किया, क्यों जाने की बात करते हो। या तो बच्चों के लिए पिता का घर होता है या मामा का घर, और आज तो तुम पहली बार आए हो, अभी तो तुमने नरवरगढ़ भी नहीं घूमा है। तब इंदल बार बार यही कहता है कि नहीं नानी, मैं अपने चाचा की बात नहीं टाल सकता हूँ। और ये बात पहुँचती है नरपत सिंह के पास। नरपत सिंह भी बार बार समझाते हैं, कहते हैं बेटा तुम यहीं रहो, और तुम्हारा काम ही क्या है महुआ में, यहीं पर तुम खेलो, तुम लोग हंसी मजाक करो। तब मकरन भी कहता है भांजे तुम यहीं रहो, अभी हम आखेट के लिए भी चलेंगे, सब लोग आखेट का आनंद लेंगे। लेकिन जब इंदल किसी की बात नहीं मानता है तब वो कहते हैं ठीक है, अगर तुमको जाना है तो जाओ, हम नवरात्रि में यानी कि 2 मास के बाद फुलवा को महुआ भेज देंगे। और इतने लोगों के दबाव के आगे इंदल थोड़ा सा झुक जाता है, वो उनकी बात को स्वीकार कर लेता है। ऐसा सोच करके वो फिर भी मकरन से कहता है कि मामा हमारी दुश्मनी चारों तरफ है, बावनगढ़ में कोई राजा हमारा मित्र नहीं है, इसलिए आपसे निवेदन है कि चाची को भेजते समय आप बहुत सावधान रहें और किसी भी प्रकार की कोताही न करें। आपकी थोड़ी सी भूल हम बनाफरों के लिए बहुत भारी पड़ेगी। इस तरह की वो तरह तरह की बातें जो उदल ने उससे कही थी, वही बातें वो मकरन सिंह से कहता है और महुआ के लिए प्रस्थान कर जाता है। और जैसे ही वो महुआ में आता है उदल उससे पूछता है बेटा सब कुशल है, कहाँ पर है चाची, कहाँ छोड़ कर आए हो। तब इंदल बताता है वहाँ की सारी हाल। उसके पश्चात कहता है मामा और नाना की जिद के आगे मेरा कुछ ज्यादा बोलना उचित नहीं लगा, इसलिए चाचा मैं वहाँ छोड़ आया हूँ। तब उदल कहता है कोई चिंता की बात नहीं है, अगर उन लोगों के कहने पर वहाँ छोड़ आए हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस ये लौटते समय कोई गलती ना कर दें, क्योंकि हमारा बैर तो बावनगढ़ में है ही, और उस निमंत्रण में माहिल मामा भी गया था, तो वह सारे हालचाल से वाकिफ है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद अब आप माहिल की हालचाल सुनिए। माहिल ने जब इंदल का और नरपत सिंह का वार्तालाप सुना तब से माहिल को कोई चैन नहीं रहा। जैसे ही वहां से इंदल चलते हैं 2-4 दिन के बाद माहिल भी कहते हैं कि अब मैं भी राजकाज देखूंगा, और वहां से निकल आता है। अब वो ये युक्ति लगाने लगा था कि कौन ऐसा राजा है जो बनाफरों से टक्कर लेने के लिए सज्ज हो जाएगा, कौन सा ऐसा राजा है जिसके ऊपर मैं भूत चढ़ा दूं। तब वो 1.5 महीने तक इधर उधर की खाक छानता है। तब उसके दिमाग में नाम आता है संभर के राजा सुब्रन सिंह का। वो वहां पर पहुंचता है, और शायद की बात उस समय सुब्रन सिंह नहीं थे, उनका पुत्र विजय सिंह राज दरबार में था। नाच गाना चल रहा था और
जहां माहिल को देखता है तो विजय सिंह उठ खड़ा होता है, बहुत आतिथ्य सत्कार करता है, बहुत अच्छे से उनका स्वागत सम्मान होता है। जाते ही वो दो दो पान का बीड़ा एक साथ में देता है, गले में माला पहनाई जाती है। जो वहाँ गंधीगर यानी इत्र लगाने वाला था वो इत्र से माहिल को सराबोर कर देता है। फिर विजय सिंह हाथ जोड़कर कहता है, मामा आज कैसे इतने दिनों के बाद याद कर लिया हमें। तब माहिल कहता है, भांजे मैं आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, क्योंकि मेरे पास भी और काम है, राजकाज की बातें हैं, लेकिन मैं तो दिन रात तुम्हारा ही चिंतन करता हूँ और तुम मुझे ताहर से कम प्रिय नहीं हो, मुझे ताहर के बराबर ही प्रिय हो। ऐसी बातें करता है और विजय सिंह को भ्रमित करने के लिए तत्पर हो जाता है। कहता है, बेटा पृथ्वीराज तुम्हारे चाचा लगते हैं और तुम्हारे वंश से जब से बनाफरों ने पैर पुजवा लिए हैं तब से वो अपने में नहीं रहते हैं, किसी को अपने बराबर का नहीं समझते हैं। और अगर आज तुम इन बनाफरों की पत्नी को ले आओ, फुलवा का डोला ले लो, तो तुम्हारा नाम बामनगढ़ में हो जाएगा और बनाफरों की नाक कट जाएगी। ऐसा कहकर के माहिल उसके मुंह की ओर देखता है। तब वो कहता है, मामा कैसे दूसरे के देश में जाकर के किसी की पत्नी को लाना सहज नहीं है, मेरी बहुत सारी सेना मारी जाएगी। तब जो है माहिल कहता है, भांजे तुम उसकी चिंता बिल्कुल न करो, मैं तुम्हें ऐसा मौका बताता हूँ जब फुलवा के साथ में कोई ऐसा बहुत बड़ा दल नहीं होगा, तुमको उसको लेकर के आना कोई कठिन नहीं होगा। तब विजय सिंह कहता है, बताओ मामा ऐसा कैसे हो सकता है, क्या उसमें महोबा के बनाफर नहीं होंगे। तब वो कहता है, हाँ भांजे वहाँ पर बनाफर नहीं है कोई भी। और वो सारी बात बताता है कि नरपत सिंह के यहाँ जो संस्कार नाती का हुआ उसमें सभी राजे रजवाड़े गए थे, और चूंकि फुलवा बुआ है तो वो भी गई थी। अब वो अपने मायके से अपनी ससुराल महोबा जा रही है, इसी बीच में तुम्हें लूट लेना है उसका डोला। साथ में मकरन सिंह भी नहीं है, कुछ साधारण से सैनिकों के साथ में आ रही है। अब माहिल की इन बातों से विजय सिंह काफी प्रसन्न हो जाता है और वो अपने साथ में 1.5 लाख सैनिक लेकर के प्रस्थान करता है उस मार्ग की ओर जहां से फुलवा को निकलना था। बस वो सारी नाकेबंदी लगा देता है और इधर माहिल तो पहले ही बगले की तरह घात लगाए बैठा था। वो कुछ दूरी पर बैठ कर के देख लेता है कि अब वहां से डोली में फुलवा आ रही है, तो आकर विजय सिंह से कहता है, अब सावधान हो जाओ, डोली कुछ ही क्षणों में आने वाली है। विजय सिंह फिर भी पूछता है कि उनके साथ में कोई महोबा का तो नहीं है, या बहुत बड़ा सेना का दस्ता तो नहीं आया है। तब फिर माहिल कहता है कि तुम्हारे साथ में 1.5 लाख की सेना है और तुम कैसे राजपूत हो, कैसे क्षत्रिय हो जो क्षत्रियों के नाम को बदनाम कर रहे हो। तुम 1.5 लाख की सेना होते हुए भी इतना भयभीत क्यों हो। इस तरीके से उल्टी सीधी बातें कर विजय सिंह को माहिल प्रेरित करता है। तब वो ये भी कहता है कि कहीं मेरे पिता सुब्रत सिंह को पता चला तो मेरी खैरियत नहीं रहेगी। तब माहिल कहता है, ऐसा कुछ नहीं, तुम चुपचाप ले जाकर अपने रनिवास में रखना, तुम्हारे पिता को कैसे पता चलेगा। तो मित्रों, आज कहानी यहीं तक। अब मैं आपको कल बताऊंगा
कि कैसे विजय सिंह के द्वारा फुलवा का हरण किया जाता है और कैसे माहिल की चाल सफल होती है, कैसे फुलवा की खोज होती है। आप लोग यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। आप सभी लोगों को नमस्कार।